सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा आप सब लोगों का शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम साहब बैठे हैं माशाल्लाह, ये गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए, और डॉक्टर साहबान, लेडी डॉक्टर साहबान, जितने लोग आए सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि सोसाइटी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इस तरह के लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना एक हेल्दी एक्टिविटी है, और आप लोगों का आना एक इल्म की प्यास को ज़ाहिर करता है। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेशंस एंड यूज़ ऑफ फाटक रेपर्टरी, मतलब फाटक रेपर्टरी को कहाँ पे इस्तेमाल करें, और दूसरा सवाल है कैसे इस्तेमाल करें। सबसे पहले ना, ये एक पेशेंट है, उसके ना कमर की बैक पे दोनों साइड पे वो कोल्डनेस की सेंसेशन थी। वो कहता था मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी ने बर्फ़ रख दी है यहाँ पे। और फॉर्चुनेटली ये पेशेंट एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बहुत सारा इसको ट्रीटमेंट दिया, लेकिन इसका वो हल ना निकल सका। ना एलोपैथी किस तरह की चीज़ों को डील नहीं करती। तो वो जो एलोपैथिक डॉक्टर थे, एक दफ़ा इस तरह से हुआ, वो किसी रद्दी वाली दुकान पे गए, और रद्दी वाली वो आखिर पे ना एक पेज सामने था, उन्होंने लिखा पढ़ा कि कोल्डनेस शोल्डर्स बिटवीन, आगे एक मेडिसिन लिखी हुई थी अमोनियम म्यूरेटिकम। तो जब उन्होंने वो मेडिसिन, उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने देखा तो उनका किसी दोस्त ने बताया ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन दी, वो केस क्योर हो गया। फॉर्चुनेटली वो जो MBBS वो बंदा डॉक्टर था, वो फाटक थे, वो डॉक्टर फाटक थे। ये उनकी कन्वर्जन की स्टोरी है। वो एक रद्दी वाली शॉप से उठ के, और ये उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये मैंने उसकी रूब्रिक भी निकाल दी जी। अब एक और बड़ी अहम चीज़ कि फाटक वो एक MBBS डॉक्टर थे, मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर थे, तो उनके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम, जारी बात है, एक नई कन्वर्जन थी। जिस तरह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता हमने मैट्रिक किया, उसके बाद डिग्री, कोई भी हमारी जो भी एजुकेशनल एकेडमिक एजुकेशन है, उसके बाद हमने होम्योपैथी को अडॉप्ट किया। उन्होंने भी नया नया अडॉप्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि सिम्टम तो हम भी लेते हैं, केस टेकिंग तो हम भी करते हैं, तो ये होम्योपैथिक वाले क्यों कहते हैं कि हम एक डिफरेंट केस टेकिंग करते हैं। तो उन्होंने ना, मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सिंपल चीज़ें रखूँ। उन्होंने कहा कि केस टेकिंग में 2 किस्म की सिम्टम्स होती है। उन्होंने सारे इस चीज़ को स्टडी किया, होम्योपैथी को भी, एलोपैथी का नॉलेज उन्हें पहले था, होम्योपैथी को भी। उन्होंने कहा 2 किस्म की सिम्टम्स होती हैं। सिंपल तरीन बात, 2 किस्म की सिम्टम होती हैं। एक होती हैं पैथोलॉजिकल सिम्टम्स या डिजीज़ सिम्टम। उन्होंने कहा वो चली जाती हैं डायग्नोसिस के खाते में, उससे हम डिजीज़ डायग्नोज करते हैं। ये डायग्नोज करते हैं, एक पेशेंट है, उसे नाइट स्वेट्स हैं, लो ग्रेड फीवर है, उन्होंने कहा कफ है, प्रोडक्टिव है। उन्होंने कहा ये तो चली गई ट्यूबरकुलोसिस में, यहाँ तक तो बात हो गई, यहाँ तक तो हम भी करते हैं। लेकिन होम्योपैथिक, मैंने कुछ लोग यहाँ तक भी देखे, सिर्फ डायग्नोसिस पे भी प्रेस्क्राइब ही नहीं करते, वो कहते हैं हमारे लिए वही नहीं है। अब क्या किया, डायग्नोसिस वाली सिम्टम्स अलग चली गई, और दूसरी सिम्टम क्यों क्या है, वो है इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स, पर्सन की इंडिविजुअल जो सिम्टम्स है। ये सारी बुक जितनी हम रेपर्टरी पढ़ते हैं, ये पैथोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं है, ये इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स है उस शख्स की, उस पर्सन की। मैं आपको ना एक छोटा सा, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब आइएगा। उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम हम सब लोगों को भी आता है, ये प्रॉब्लम उनको भी आया, डॉक्टर फाटक को। उन्होंने कहा कि एक पेशेंट है, जिस तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ठंडी हवा लगी, उसमें मसले आने लग गए, ठंडी हवा लगी, सर दर्द होने लग गया। उन्होंने कहा हो सकता है ठंडी हवा, हम नहा के निकले, ठंडी हवा लगी, हमें बुखार हो गया, उसके अलावा हो सकता है ठंडी हवा लगने से और भी जितने भी मसले। अब प्रॉब्लम क्या आया कि हमारी जितनी एग्जिस्टिंग रेपर्टरीज़ हैं वो इतनी बड़ी हैं, वो हर बंदा तो जाके गुम हो जाता है। मतलब हम पहले देखें कि हेड में जाएं, हेड का चैप्टर ढूंढें, सर में फिर जाके देखें कि ठंडी हवा यानी फोर हेड है, तो इसके आगे देखें जाके कंटिन्यूशन में कि फोर हेड पे ठंडी हवा लगी तो उस पर क्या इफेक्ट आ रहे हैं, या फीवर के चैप्टर में जाएं, कोल्ड एग्रावेशन देखें। उन्होंने कहा प्रॉब्लम तो एक है, ठंडी हवा लगने से इतना सारा कुछ हो रहा है, हम क्यों इतनी रेपर्टरी इतनी बड़ी कर दी, सारी चीज़ों में घूमी जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कोल्ड एग्रावेशन को जनरली तौर पे सेपरेट कर दिया। मैं आगे इस चीज़ की ना एग्जांपल्स को हम देखते हैं, बैठिएगा। अब हमारे पास बहुत सारी रेपर्टरीज़ हैं, मैं कोशिश करूँगा एक थोड़ी सी ना हम बता दें कि डिफरेंट रेपर्टरीज़ को हम किस तरह से, कौन सी रेपर्टरी को यूज़ करें, हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम आए तो कौन सी रेपर्टरी यूज़ करते हैं। जिस तरह कैंट है, फाटक है, बोगर बोनिंगहासन है, मर्फी की रेपर्टरी है। अच्छा ये जो है ना कैंट, हमारे यहाँ मर्फी हो गया, हमारी सिंथेसिस रेपर्टरी होगी, हमारी कंप्लीट रेपर्टरी जितनी ये बिगर रेपर्टरीज हैं वो सारी कैंट वाले आइडियाज़ पे हैं, यानी पर्टिकुलर से चलती हैं। मतलब एक पेशेंट आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे ये 2 उंगलियों के दरमियान में यहाँ पे खारिश हो रही है, रेपर्टरी में इतना क्लोज जाके यहाँ तक सिम्टम मिल जाएगी।
सबसे पहले कि कैंट को हम कहाँ पे यूज़ करें ना, ये कैंट वाले जितने लोग हैं कैंट को यूज़ करते हैं वो कहाँ पे यूज़ करें। हमारे पास पाकिस्तान में मोस्टली लोग हम ना कैंट को फॉलो करते हैं। कैंट क्या करता है, वो सबसे पहले ना जनरल सिम्टम्स को, माइंड की जनरल सिम्टम, फिजिकल जनरल सिम्टम्स, एंड पे पर्टिकुलर जनरल्स को। अच्छा, पर्टिकुलर कहते हैं जुज को और जनरल कहते हैं ओवरऑल टोटलिटी को, कुल को। पर्टिकुलर जुज किस चीज़ को कहते हैं, ये मेरे हाथ में दर्द है, ये एक पर्टिकुलर हो गया, मतलब यहाँ पे चोट लगी, हाथ पे चोट लगने की कौन सी मेडिसिन है, या घुटने पे चोट लगने जॉइंट की, वो पर्टिकुलर में जुज में चला गया। कुल जनरल हम उस बॉडी को आगे देखते हैं। अब कैंट को हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारे पास ना बहुत सारी क्लियर मेंटल सिम्टम्स आए, पेशेंट आए हमारे पास मेंटल पिक्चर के साथ रहा है, उसके बड़े क्लियर कट ड्रीम्स हैं। मैं आगे बताऊंगा, मैंने केस देखा रिसेंट, वो लड़की कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे रात को ख्वाब इस तरह का आता है, मुझे ऐसे लगता है मेरे दांत सारे ख्वाब में ना गिर रहे हैं। अब ये इतनी स्पेसिफिक मेंटल सिम्टम्स है, इसके लिए छोटी कोई रेपर्टरी हमें फ़ायदा नहीं देगी। इसमें कैंट है, मर्फी है, बोगर बोनिंग, वो जो दूसरी है सेंसिस है, हम बड़ी रेपर्टरीज में जाएंगे। या डिलूजन्स आए। अब एक पेशेंट आ कहता है डॉक्टर साहब मैं बहुत वीक हूँ, वो ठीक होता है, वो क्या है, फिक्स मियाज़म हो गया, इसको हम डिलूजन कहते हैं ना, फॉल्स परसेप्शन, फियर्स हैं। फिर फिजिकल पार्टिकुलर्स हैं। पर्टिकुलर हमारे पास कोई सिम्टम आ गई, एक पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द है, और यहाँ से शुरू होता है आँख में आ जाता है, पूरा पर्टिकुलर एक पैटर्न डिफाइन कर रहा है, तो फिर हम बड़ी रेपर्टरीज में जाएंगे। बोगर बोनिंग आसन की रेपर्टरी है, ये किस चीज़ पे बेस करती है, ये करती है आइडिया ऑफ जनरलाइजेशन पे। डॉक्टर साहब इधर आइए। फॉर एग्जांपल इनके बाजू में दर्द है, ये राइट साइड, इनके बाजू में दर्द है, इनकी टांग में दर्द है, ये बाजू में दर्द है, ये कहते हैं मेरा दिल करता है यार मुझे कोई दवा। तो हम जो इनकी ये सेंसेशन है ना, ये पेन है इनको, और इनकी मोडेलिटी क्या है, इनको दिल करता है कि दबाओ और सुकून मिलता है। हम ये इसके बाजू को नहीं लेते, हम जनरलाइज कर देते हैं, हम कहते हैं ये पूरे बंदे को ये एक प्रॉब्लम है, और यानी कि एक सेंसेशन, एक पार्ट की, उसको पूरी बॉडी की सेंसेशन समझते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर जब इस तरह की छोटी रेपर्टरी बोगर बोनिंग आसन यूज़ करते हैं या फाटक रेपर्टरी यूज़ करते हैं, तो फिर हम ऐसा नहीं करते, हम एक्सट्रीमिटीज़ में गए, आर्म्स में गए, आर्म्स के आगे उसके बाद हमने देखा कि आर्म पेन है, फोर आर्म है या आगे जो भी आर्म का हिस्सा है, यानी इतनी लोकेशन आगे देखें कि प्रेशर मेलुरेशन। बड़ी रेपर्टरीज में ये बड़ा प्रॉब्लम है, जब तक हम एक्सपर्ट नहीं होते हम तो गुम हो जाते हैं, 2 केस देखने तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जनरली एक सिम्टम ले ली, प्रेशर मेलुरेशन। उससे क्या होगा कि जितनी प्रेशर मेलुरेशन दबाने से सुकून करने वाली मेडिसिन उन्होंने एक रूब्रिक में डाल दी, ताकि वो बेशक बाजू की दर्द के साथ आए कि दबाने से सुकून मिलता है, सर की दर्द के साथ आए, वो टांगों की दर्द के साथ आए, या वो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ऐसे केस देखे हैं कि स्टमक में पेन है, वो कहते डॉक्टर साहब जिन्ना दबाना सुकून मिलता, उससे भी हमें फ़ायदा हो। जरा बैठिए। दूसरा बोगर बोनिंग आसन की जो बहुत अच्छी बात है, वो कन्कोमिटेंट्स पे बहुत ज़्यादा अहम है। कन्कोमिटेंट से एक बंदा आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी आ रही है, खांसी के साथ यूरिन निकल रहा है। कन्कोमिटेंट कहते भी वो है कि दूसरी जो सिम्टम आ रही है इंडिविजुअलाइजिंग, उसका मेन पैथोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है। या एक पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी आ रही है और मेरी उंगलियों में दर्द हो रहा है, एक्सट्रीमिटी, कैप्सिकम एक मेडिसिन है, तो ये इसको कन्कोमिटेंट्स कहते हैं। किसी वक्त में बोगर बोनिंग आसन पर भी बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाटक रेपर्टरी, इसकी इंडिकेशंस क्या है। सबसे बड़ी इसकी इंडिकेशन ये है कि हम ना जनरलाइज कर देते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि उनकी आर्म को प्रॉब्लम है, तो हम वो उनकी आर्म की एक सेंसेशन को पूरी बॉडी की सेंसेशन समझते हैं। वहाँ पे उनको ये हो रहा है कि यार ये मुझे बर्निंग का एहसास है, तो हम ये नहीं करेंगे कि एक्सट्रीमिटीज़ आर्म्स, बड़ी रेपर्टरीज में ये करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ आर्म्स बर्निंग। हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट बर्निंग की सेंसेशन को एक जनरल ले लेंगे। इसमें रूब्रिक्स भी इसी तरह से हैं। फिर दूसरी ये बात कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टिपिकल करेक्टरिस्टिक सिम्टम पेशेंट दे रहा है, तो फिर ये बोगर बोनिंग आसन हमें, ये फाटक हमें फ़ायदा नहीं देगी। मोडेलिटीज़ बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। पेशेंट आया, उसने कहा डॉक्टर साहब ठंडा पानी पिया, मसला हो गया, मैं धूप में बैठा था। कितनी पिन पॉइंट मोडेलिटी है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। बिगिनर के लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी है। फिर आखिरी बात कि अगर हमारे पास सिम्टम ही बहुत ज़्यादा कम है, मैंने केस देखा बेल्स पाल्सी का, मैं आगे बताऊंगा उसका, कि बहुत थोड़ी सिम्टम के पास 2-3 उसकी अलामत थी, मैंने इसकी बेस पे मेडिसिन दी, वो आगे बताऊंगा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ केस।
फाटक रेपर्टरी को कहाँ यूज़ नहीं करना, हमने करना कहाँ पे है कि हमने एक लोकल सेंसेशन को जनरलाइज कर दिया। कहाँ इस्तेमाल नहीं करना, जहाँ पे मेंटल सिम्टम बहुत ज़्यादा हों, हाँ वो नहीं करेंगे। और जहाँ पे डिटेल पेशेंट ने बहुत सारी सिम्टम्स दी हैं, बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं, बहुत सारी उसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, PQR सिम्टम्स हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल हैं, फिर हम इस रेपर्टरी में नहीं जाएंगे। एज अ बिगिनर जब हम नए नए शुरू करते हैं तो हमें इतने लंबे लंबे केस हमारे पास नहीं आते, हम बड़े कैंसर के केस हमारे पास नहीं आते, या कोई डीप डिप्रेशन के या कोई और डीप पैथोलॉजिकल केस हमारे पास नहीं आते। सिंपल से केस होते हैं, वो हम थक इतना जाते हैं, इतनी बड़ी रेपर्टरी देख के हम डर जाते हैं, हम कहते हैं इसको क्या करें। अब इसके अलावा इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है। बेसिकली फाटक जो है ये बोगर बोनिक आसन के बोगर के कॉन्सेप्ट पे है। बोगर साइनोप्टिक की ने ना एक काम बड़ा आसान किया। उसने क्या किया, बोगर जो है ये बोनिक आसन का भी स्टूडेंट है और कैंट का भी स्टूडेंट है। इसने क्या किया, अगर इसकी बुक ये मेरे पास पड़ी है बोगर साइनोप्टिक की, इसने क्या किया, किसी भी एक मेडिसिन का ना, जब भी हम कोई भी एक मेडिसिन खोलते हैं यहाँ से, तो यहाँ से इसने स्टार्ट से ऐसे किया। स्टार्ट देखे, इसने कहा कि कोई एक मेडिसिन है, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे है, ये एक्ट कहाँ जाके करती है। अब रूटा को हम ब्लीडिंग के लिए तो नहीं दे सकते ना, रूटा जॉइंट्स की मेडिसिन है, पेरिओस्टियम की मेडिसिन है। उसने यहाँ पे लिख दिया रूटा के आगे कि ये इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। फिर दूसरा, ये पैथोलॉजी क्या करती है, वहाँ पे बोन्स की इन्फ्लेमेशन करेगी, जो भी फिर आगे सिम्टम्स किस तरह की प्रोड्यूस होंगी, ये 3 काम करेगा। और जो फाटक की बहुत अहम बात है, जिससे इसने कहा कि फाटक ने कि मैं बर्डन इसका कम कर दूं, जो हमारे बहुत सारा बर्डन है बड़ी बड़ी रेपर्टरीज का, ये अल्फ़ाबेटिकल है। अल्फ़ाबेटिकल हमें कैसे फ़ायदा देती है कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मुझे यूरिटर में पेन है, पैथोलॉजी की लैब लेके आया, उसने अल्ट्रासाउंड की इसकी रिपोर्ट है हमारे पास। बड़ी रेपर्टरी में हम क्या करते हैं, ढूंढते फिरते हैं कि यूरिटर कहाँ पे है, उसकी स्टोन कहाँ पे है। इसका क्या फ़ायदा है, आप डायरेक्ट यूरिटर यानी अल्फ़ाबेट है, यू से यूरिटर में चले जाएँ, आप ए से एब्डोमेन में चले जाएँ, एल से लिवर में चले जाएँ, आपने फीमेल ऑर्गन्स में जाना है, एफ से फीमेल ऑर्गन में चले जाएँ, यानी इस पे अल्फ़ाबेट है। डायरेक्ट आप एफ में गए, आप टी में गए, आप थ्रॉट में चले गए। यानी आपको ये जो घूमना फिरता था ना कि एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, आप फीट में जाना चाहते हैं, डायरेक्ट एफ में जाएं, फीट में चले जाएं। अब ना हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेज़ रही। एक कैंट की अप्रोच है और एक बोनिक आसन की। कैंट की अप्रोच ये रही कि वो मेंटल सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे। अब बोनिक आसन के जितने लोग फॉलोअर हैं वो फिजिकल सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं सिंपल ही रख रहा हूँ ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अब जो मेंटल सिम्टम है उसको लेने का एक प्रॉब्लम आता है, वो ये कि कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मैं एज अ पेशेंट अपनी बात करूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं सोचता क्या हूँ, मैं जो भी सोच रहा हूँ, मेरी जो भी फीलिंग है, मुझे सैडनेस है, मुझे फियर्स है, मुझे एंग्जाइटी है, एंटीसिपेशन है, मुझे अब उसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स भी तो चाहिए। मैं पहले उसको सोचूंगा कि यार मुझे एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं वर्ड्स देखूंगा, फिर उसके अलावा जब मैं कन्वे करूंगा वो कोई वर्ड्स की सिलेक्शन करूंगा, फिर आखिर में बंदे अगले को समझ के आएगी मेरी। और इसमें मेंटल सिम्टम लेने में एक और बड़ा प्रॉब्लम है, लिटरेसी रेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अब किसी डॉक्टर को हिस्ट्री दे रहा हूँ, हो सकता है जिस तरह के मैं टूटे फूटे वर्ड बोलूँगा उतनी उसको समझ आएगी। लिंगुअल बैरियर है, मैं कोई और ज़ुबान बोलता हूँ, डॉक्टर साहब कोई और समझते हैं। हमारे लोकल जो लोग हैं, लोकल इतनी लैंग्वेजेस हैं, कुसराइकी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, तो हमारा जो मेंटल सिम्टम है अगर हम वहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगे एज अ बिगिनर के लिए, तो ये बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है। जब जैसे जैसे आप एडवांस हों फिर आप मेंटल सिम्टम को ज़रूर एड्रेस करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिगिनर को ना फिजिकल सिम्टम्स पे ज़्यादा रहना चाहिए। अगर एक पेशेंट आया, उसने कहा मुझे पेन हो रही है, तो पेन हो रही है, आपने हाथ लगा के देख लिया, उसने कहा सुकून मिल रहा है, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। इसमें अगर डॉक्टर को नहीं समझ आ रही, वो इंटरप्रेट करेगा तो ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट मेडिसिन तक पहुँच पाए या ना पाए, पेशेंट को समझ पाए या ना समझ पाए। तो इसलिए बिगिनर्स को ये चाहिए कि अभी वो सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स पे रहें। पेशेंट की काजेशन ली, आपने मोडेलिटीज़ ले ली, आपने डिफरेंट उसकी पोस्चरल देख लिया कि उठने बैठने से तकलीफ बढ़ती है या कम होती, वो ले ली, यहाँ पे रहें, ये ज़्यादा अच्छा है। होम्योपैथी, फाटक ने कहा था ये एक साइंस है और आर्ट है। साइंस कैसे है?
साइंस कोई बताएगा साइंस किसको कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं ये साइंस? बिल्कुल, साइंस बेसिकली जो तजर्बे से साबित हो और बार बार अगर सेम रिजल्ट्स हैं ना, सेम इन्वायरमेंट हो तो रिजल्ट्स हर दफ़ा सेम आए। जिस तरह ये सेब जब नीचे गिरा था और वो ग्रेविटेशनल एक फोर्स है, लॉ ऑफ नेचर है, इसको लॉ कहते हैं। अब यहाँ पे कोई चीज़ फेंके, अमेरिका में फेंके, लाहौर जाके फेंके, जहाँ भी फेंके, ये एक साइंटिफिक चीज़ है, वो नीचे ही जाएगी, वो लॉ है। होम्योपैथी आर्ट कैसे है? अच्छा ये क्या है, ये आर्ट कैसे है? बिल्कुल ठीक है। मैं ये एक एग्जांपल आपको इसलिए दी, ये कॉफ़ी गिरी हुई है, किसी आर्टिस्टिक ने उसके माइंड में ये चीज़ पिक्चर थी, उसने ड्रॉ कर दी। अब वो आर्ट क्या है, उसके माइंड में था, इसलिए ये आर्ट है। अब कोई हारमोनियम बहुत अच्छा वो अगर उसको बजाना आता है हारमोनियम, तो उसे ख़ास किस्म का साउंड प्रोड्यूस कर लेगा। अगर वही हारमोनियम हमें दे दिया जाए, हम कुछ भी नहीं कर सकें। क्यों? हमें उसका आर्ट का समझ नहीं है, हमें उसका इस्तेमाल नहीं पता। इसीलिए होम्योपैथी को आर्ट क्यों कहते हैं कि अगर हमें नहीं पता, पेशेंट सिम्टम भी एग्जैक्ट दे रहा हो कि हमने इसको क्या करना है, तो ना हमारे रिजल्ट्स कंसिस्टेंट होते हैं, बार बार रिजल्ट आते हैं, और हम क्या करते हैं कि और साइंस भी नहीं रहती फिर होम्योपैथी ना। क्योंकि अगर एग्जैक्ट हम होम्योपैथिक रूल रेगुलेशन को सामने रख के मेडिसिन देंगे तो रिजल्ट्स भी बार बार आएंगे और वो साइंटिफिकली प्रूव होगा। वो यहाँ पे आप मेडिसिन दे दें, आप किसी और जगह पे मेडिसिन दे दें, किसी और पेशेंट को दे दें, अगर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो ये होम्योपैथिक साइंस और आर्ट इकट्ठी हमें मिलेगी। अब ये पर्टिकुलर्स वर्सेस जनरल्स। पर्टिकुलर्स वही बात जब हमने कहा कि फाटक ने कहा कि हम लोकल सिम्टम को जनरलाइज कर देते हैं। हम कुछ एग्जांपल है पर्टिकुलर जनरल्स की, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि बड़ी बड़ी रेपर्टरीज में एक और बात बताता हूँ पहले हम एंड तक जाते जाते हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो बड़ी रेपर्टरीज का फाटक के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये बड़ी रेपर्टरीज की खूबी है कि हमारे पास पेशेंट आया, उसने आगे कहा कि मेरे दांत गिर रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे ख्वाब इस तरह से आया। यहाँ पे फाटक कुछ नहीं करेगा। अगर इस तरह के केस आए तो हमें फाटक की तरफ नहीं देखना चाहिए। एक और केस मेरे पास, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा। मैंने कहा क्या क्या हो जाएगा? तो मुझे लगता है मैं सांस घुटने से मर जाऊँगा। स्पूंजिया मेडिसिन थी। ये मैं एक सिम्टम इसलिए बता रहा हूँ, ये बाकी तो पूरा केस होता है, लेकिन जो की हर केस में एक की सिम्टम होती है, उसके गिर्द पूरा केस घूमता है। वैसे हम जितनी मर्जी थब्बा वो इकट्ठी कर लें ना सिम्टम्स, वो क्वांटिटेटिव तो होगा, क्वालिटेटिव वर्क नहीं होगा हमारा। अब ये लेफ़्ट साइडेड हेडेक एक्सटेंड कर रहा है लेफ़्ट आई पे, जिस तरह हम अक्सर लोग स्पाइजीलिया मेडिसिन देते हैं। ये भी बड़ी रेपर्टरीज की खूबी है। अभी तक हम फाटक पे नहीं है कि फाटक की उस चीज़ में किस तरह से चलेंगे। एशिलीज जो हमारा एशिलीज टेंडन होता है, उसमें पेन है, राइट साइडेड है। अब कितनी स्पेसिफिक जा रहे हैं, अगर इतने पर्टिकुलर स्पेसिफिक में हम चले जाएंगे तो ये बड़ी रेपर्टरीज हेल्प करेंगी, छोटी हेल्प नहीं करेगी। मैंने केस देखा था डिप्रेशन का, उनका बाकी सारी मेंटल पिक्चर थी, उनकी एक फिजिकल सिम्टम बड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी और ये थी, उनका ये ख्याल था, वो कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी जगह ऊंची नीची हो ना तो मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगा, मुझसे चला नहीं सही जाता। अब ये क्या चीज़ है, ये कितनी स्पेसिफिक बात है पेशेंट की। अगर हम इस लेवल पे पहुंच जाएं तो हम पेशेंट को उसके डिप्रेशन से भी निकाल सकते हैं। इसको मैंने फास्फोरस मेडिसिन दी थी, हालांकि ये ग्रेड में इतनी कम है, लेकिन बाकी सारी पिक्चर जो है ना उसकी फास्फोरस थी। अब जिस तरह मैंने बात की कि हमारे पास एक पेशेंट आया, उसने आगे कहा डॉक्टर साहब मुझे ठंडा पानी पीने से ना या कोल्ड ड्रिंक पीने से मुझे सर दर्द है। बड़ी रेपर्टरीज में अलग इसका सारे चैप्टर्स है ना, सर में जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक एग्रावेशन, फोरहेड में है कि कहाँ पे है, उस तरह देखेंगे। इसी तरह ठंडे पानी से कोई हमारे पास पेशेंट आ सकता है, होगा मेरे मैदे में स्वेलिंग हो गई है, मुझे पेन होता है, क्यों? मैंने बोतल पी थी। अब बड़ी रेपर्टरीज में हम अलग से जाएंगे ना। इसी तरह एक पेशेंट आया, उसने कहा दांतों में दर्द है, ठंडा पानी पिया था। फ्रेंजाइटिस है, गले में दर्द है, ठंडे पानी पीने से। कफ है, खांसी है। अब बड़ी रेपर्टरीज में क्या करेंगे, हम हर एक दफ़ा अलग चैप्टर में जाएंगे, सारा कुछ करेंगे।
लेकिन फाटक का क्या फ़ायदा है? यहाँ पे सही फाटक का कमाल है, ये एक ही रूब्रिक काफ़ी है। उसने क्या किया, उस काजेशन को, उस मोडेलिटी को जनरलाइज कर दिया। और फाटक की दूसरी अहम बड़ी बात जो है, इसमें 1971 रूब्रिक्स हैं, जितनी भी सारी 450 के करीब लगभग मेडिसिन हैं। और फाटक ने ये क्या काम किया, अब ये देखें ना, कोल्ड एग्रावेशन 26 मेडिसिन है सिर्फ। बड़ी रेपर्टरी खोलने हो सकता है कि 150-200 मेडिसिन हो। बिगिनर तो फंस जाता है वहाँ पे, वो कहता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, 26 रेमेडीज़ है, यहाँ से एक रूब्रिक ली, बाकी उस पेशेंट की कोई और जनरल सिम्टम्स ली या स्पेसिफिक सिम्टम ली, हम केस के क्लोज पहुँच गए, अब केस सॉल्व कर सकते हैं। फाटक ने ये 26 मेडिसिन जितनी भी ली, उसकी एक बड़ी अहम बात थी कि उसने सारी वो रूब्रिक ली जो उसने क्लिनिकली बार बार वेरीफाई की हैं। जनरली तौर पे उसने यहाँ पे रूब्रिक्स नहीं फेंकी। फिर और जनरलाइज हम किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोल्ड एग्रावेशन से कोई पेशेंट आया या कोल्ड मेलुरेशन से, उसको भले जो मर्जी पैथोलॉजी डेवलप होती फिरे, जो मर्जी सिम्टम्स आती फिरे, हम एक ही रूब्रिक वहाँ से ले सकते हैं, कोल्ड एग्रावेशन। इसी तरह वार्मथ एग्रावेशन मेलुरेशन हम ले सकते हैं। फिर एक पेशेंट आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे शैटिका है, शैटिक नर्व की उसे प्रॉब्लम, मेरा दिल करता है कोई दबाए तो मुझे सुकून मिलता है। फिर एक पेशेंट ना, जिस तरह सर दर्द है उसके साथ आया, या किसी के पाँव में दर्द है, उसने कहा दबाने से सुकून मिलता है। तो हम ये जितनी बड़ी बड़ी अलग अलग सिम्टम लेने की बजाय ना, एक सिम्टम ले लेते हैं, प्रेशर एग्रावेशन या प्रेशर मेलुरेशन। इसको कहते हैं जनरलाइज कर देना, अखज़ कर लेना पूरी। वो पंजाबी में नहीं कहते देग का एक चावल इकट्ठा, एक दाना लिया और कहा सारी देग इस तरह दी। उस एक मोडेलिटी को हम समझते हैं ये पूरे बंदे की मोडेलिटी है। हम उसमें फिर डिफरेंट उसकी वेरिएशंस में नहीं जाते। ये आसानी होती है बिगिनर के लिए। बाथिंग एग्रावेशन मेलुरेशन। फिर ये सेंसेशन को भी जनरलाइज कर सकते हैं। इसने किया ही यही है, हर चीज़ को ना जनरलाइज कर दिया। अच्छा क्या होता है, मुझे सर दर्द है, या मुझे डॉक्टर साहब मैदे में बहुत ज़्यादा जलन है, या मेरी स्किन पे ये ना जलन बहुत ज़्यादा हो रही, बर्निंग एक सेंसेशन ले लें। बर्निंग मिक्चुरेशन है, किसी बंदे को यूरिन जल के आता है, वो पहले आता है बाद में आता है, उस करने के दौरान आता है। अब ये लंबे चौड़े काम में पढ़ने की बजाय उसने एक रूब्रिक ले ली, बर्निंग मिक्चुरेशन, हॉट यूरिन, बस आप वो ले लें, वो काफ़ी है। बड़ी रूब्रिक ले ली हमने, उसकी जो नीचे जितनी ब्रांचेज हैं उसने इसको छोड़ दिया। उसने कहा यहाँ पे सारे होम्योपैथिक डॉक्टर तो यहाँ फंस जाते हैं, समझ ही नहीं आती इसी सारे जंजालपुरे में। वो पेशेंट को कहते हैं इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम, यहाँ तक लेने की कोशिश तो हम करते रहते हैं। पहले होता है कि उसके दौरान तो नहीं यूरिन जलता, बाद में होता है कितनी देर तक रहता है। इस सारी चीज़ों से बाहर आके अगर यूरिन उसको बर्निंग के साथ आ रहा है तो एक रूब्रिक ले लें, बर्निंग मिक्चुरेशन, वो हमारे लिए काफ़ी होगा। इसको जनरलाइजेशन कहते हैं। फिर पल्सेशन है, एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मेरा सर दर्द है, जिस तरह फट रहा है, थ्रोबिंग है, पल्सेशन है। और हो सकता है उसके टांग में इस तरह का कोई मसला हो, या उसके यहाँ पे पल्सेटिंग सेंसेशन हो कि मुझे ऐसे लग रहा है कि नाड़ फुड़क रही है। बॉडी के किसी हिस्से में भी हो सकता है। अब किसी भी हिस्से में हो तो हम लोकेशन से वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता नहीं जाएंगे, एक यहाँ पे रूब्रिक ले लें, ये हमारे लिए काफ़ी है। इससे क्या होगा कि हम प्रिस्क्राइबर हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। उसे लगेगा कि वो जो एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना था, आपने एक रूब्रिक ली, अब पेशेंट के क्लोज पहुँच गए। एक रूब्रिक ली, दूसरा क्या किया आपने, हो सकता है कि थ्रोबिंग ली, उसके बाद आपने हेड अफेक्शन ले लिया। अब वो मेडिसिन आ गई जो हेड वो मेडिसिन आ गई जिनका हेड पे हमारे पास फियर ऑफ एक्शन है। दूसरा वो ले ली कि ये सेंसेशन वहाँ पे, उन मेडिसिन में ये सेंसेशन है। आप बड़ा क्लोजली पेशेंट को करीब जा सकते हैं। जिस तरह इसी तरह ना इनका सारी चीज़ें जनरलाइज की हैं। फैट फूड एग्रावेशन है, फैट फूड खाने से क्या होता है, बेशक वॉमिटिंग आती है, पेट में ज़्यादा गैस बनती है, पेट में दर्द होता है, जो भी होता है। आप एक रूब्रिक लेना, फैट फूड एग्रावेशन। लंबी इतनी चीज़ों में जाने से हम फंसते ही वहाँ पे हैं। अगर तो बिल्कुल क्लियर कट सिम्टम हो तो फिर हम बड़ी रेपर्टरीज में जाएँ ना, अगर नहीं है तो फिर ये काफ़ी है हमारे पास ये रेपर्टरी। पेशेंट आया, उसने कहा, मैंने रिसेंट एक केस देखा, उसे मैंने ब्रायोनिया दी थी, उसने कहा था डॉक्टर साहब गोभी खाधी, इतनी तबीयत ख़राब, सारा जिस्म दुख रहा है। अब ये कोई स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये है गोभी से प्रॉब्लम तो ज़रूर है। अब मैंने ना जनरल तौर पे फाटक में जाके ना कैबेज एग्रावेशन देखा, ब्रायोनिया उसमें थी, एक आध और सिम्टम ली, वो मुझे लगा ये एग्जैक्ट ब्रायोनिया दी, तो केस क्लियर हो गया। हम क्या करते हैं कि वो पेशेंट आया, उसने कहा गोभी खाई है, मसला हुआ है, तो हम पूछने लग जाते हैं सर दर्द होता है, और क्या हुआ पेट में, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। अगर नहीं कुछ मिल रहा तो इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, फाटक खोलें डायरेक्ट
और इसमें रेमेडीज़ भी बहुत थोड़ी हैं। ये फूड के चैप्टर में गए, कैबेज एग्रावेशन, ये देखें 7 मेडिसिन हैं सिर्फ। और अगर यही मैं बड़ी रेपर्टरी बताऊं तो बड़ी रेपर्टरी क्या करती है, ये मर्फी की खुली है, ये 22 रेमेडीज़ हैं बड़ी रेपर्टरी में, वहाँ पे 7 है। 3 गुना हमारा बर्डन तो वैसे ही कम हो गया। और वहाँ पे जो 7 रेमेडीज़ हैं उसका वो मतलब है जो बार बार प्रूव हुई हैं, उन्होंने देखा है कि ये बार बार वही है, किसी ने गोभी खा के कोई भी मसला था, ये दी मेडिसिन इसने इफेक्ट अच्छा किया है। एक तो आप में कितनी सारी जो हमारी फेलियर के खौफ है वो उतर जाता है। फिर इसके अलावा जिस तरह मिल्क एग्रावेशन है, दूध पीने से कोई प्रॉब्लम हुआ, किसी को मोशन आने लग गए, पेट खराब हो गया, गैस बहुत ज़्यादा हो गई, किसी ने कहा कि मैंने ठंडा दूध पिया था या कोई भी, तो अब जनरल एक रूब्रिक ले लेना, फ्रूट्स एग्रावेशन है, मेलरेशन है। फिर इसमें एक और बड़ी मज़े की बात, इसमें स्पेसिफिक लिक्वेशंस बहुत सारी हमारे पास अवेलेबल हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसके पास यूरिटेरिक स्टोन थी और कोई उसे कोई मोडेलिटी नहीं मिल रही, ना कोई यूरिन बर्निंग है ना कोई और चीज़ है। तो मैंने जनरल क्या किया, यूरिटर की रूब्रिक ली, इसमें गया, यहाँ पे जाके देखा, यूरिटर की लोकेशन ली, वहाँ पे जितनी भी उसकी इफेक्शन है, यूरिटर का आगे से मतलब उसका ये है कि वो मेडिसिन सामने आ गई जिनका यूरिटर पे इफेक्ट है, वो वाली मेडिसिन। दूसरी मैंने रूब्रिक ले ली जनरल कैलकुलाए, यानी जनरल, वो उसको भी जनरल कर दिया, स्टोन्स को भी जनरल कर दिया, तो जो रेमेडी आ गई हमारे पास ना, ये एक पॉसिबिलिटी या हमें ये मिलता है कि हमारे पास हम ऐसे केसेस को भी देख सकते हैं जो बड़ी रेपर्टरीज नहीं बताती। फिर फेलोपियन ट्यूब्स की अगर प्रॉब्लम है, अगर तो स्पेसिफिक सिम्टम्स मिल रही हैं तो फिर हम इसमें नहीं जाएंगे। अगर नहीं मिल रही, फेलोपियन ट्यूब के इश्यूज़ हैं, तो हम डायरेक्ट इसके आगे जो मेडिसिन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गाल ब्लैडर है, वैशिलीज टेंडन है, पेरोटिड ग्लैंड है, ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम की प्रॉब्लम है, उसके इफेक्शन है, विजडम टूथ के है, वो तो बड़ी रेपर्टरीज में मिल जाते हैं। फिर फाटक, क्योंकि ये एक MBBS डॉक्टर थे, इन्होंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐड की हैं, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, कोलैप्स है, अपेंडिसाइटिस है, फिर एडिनॉइड्स हैं। आप डायरेक्ट एक पेशेंट आया, डायग्नोज ही केस है, उसने कहा एडिनॉइड्स का प्रॉब्लम है मुझे, डॉक्टर साहब ने कहा आपको ऑपरेट होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, हम देखते थे सांस ठीक आता है, मुंह खोल के तो नहीं सांस लेता, वो चीज़ें अगर आपको स्पेसिफिक मिलती हैं ठीक है, नहीं तो एडिनॉइड्स की रूब्रिक में चले जाए ना, 6, 7, 8 मेडिसिन है। कितना क्लोज आप आ गए इतनी बड़ी रेपर्टरी से छोटी सी रेपर्टरी में आप आ गए।